आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जॉइन विद रोजगारशाला में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यह है मेरा पॉलिटी का पहला वीडियो है। इसी प्रकार मैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन की और भी वीडियो लाता रहूँगा। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल जॉइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज की वीडियो में सबसे पहले मैं आपके लिए रिवीजन नोट्स को कराऊंगा, उसके बाद एमसीक्यू यानी कि पीवाईक्यू देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज की वीडियो में सबसे पहले रिवीजन नोट्स है, उसके बाद आपके पीवाईक्यू हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन यानी कि इंडियन पॉलिटी एवं गवर्नेंस। भारत का सबसे पहले इसमें आता है भारत का संवैधानिक विकास। जो भारत का संवैधानिक विकास है उसको दो हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहला आता है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पारित ब्रिटिश संसदीय अधिनियम, जिनका टाइम पीरियड 1773 से लेकर 1853 है। और दूसरा हिस्सा आता है ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम। इसका टाइम पीरियड 1858 से लेकर के 1947 है। तो देखते हैं कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम, इसका नोट्स है। स्टार्ट करते हैं। ब्रिटिश संसद के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। यह बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। एवं उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया। इस एक्ट के अनुसार वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना तथा फ्रांसिस क्लेवरिंग मानसन और बारवेल काउंसिल के सदस्य नियुक्त हुए। सपरिषद गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी की सैनिक एवं असैनिक शासन का अधिकार दिया गया तथा इसे प्रमुख मामलों यथा विदेश नीति में मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसियों का अधीक्षण भी करना था। इसी एक्ट के तहत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेने से प्रतिबंधित किया गया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किया गया। इस एक्ट में निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दी गई, परंतु राजनैतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। 1786 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल जॉइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस पर आप कमेंट भी कर सकते हैं और लाइक भी कर लीजिए। आगे देखते हैं। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गईं। ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस को प्राप्त किए। 1793 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया। कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। यद्यपि चीन के साथ चाय के व्यापार पर उसका एकाधिकार बना रहा। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस चार्टर एक्ट की धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्मस्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जा सकता था। देश की शासन प्रणाली का केंद्रीयकरण कर दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य, चौथा सदस्य को सम्मिलित किया गया। सर्वप्रथम मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया।
इस एक्ट के तहत सपरिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया था। इसी एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मानदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त किया गया। 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। विधि निर्माण हेतु भारतीय यानी कि केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई। सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। दोस्तों इसके बाद में इसी टॉपिक से संबंधित जो PYQ हैं उनको देखूंगा। अभी देखते हैं प्रश्न कोश। इसमें पहला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत। इसका विश्लेषण देखते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था, जिसकी स्थापना 1774 में की गई। सर एलिजा एम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई। यह बिल्कुल सही बात है। दूसरा स्टेटमेंट यानी कि कथन है, लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ये बात बिल्कुल गलत है। इसके पहले मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है नियंत्रण परिषद की स्थापना, दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, तीसरा है इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति और चौथा है डी गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका विश्लेषण देखते हैं। नियामक अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट 1773, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 नियंत्रण परिषद यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना, चार्टर अधिनियम 1813 इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति तथा चार्टर अधिनियम 1833 गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किन से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? तो इसका पहला कथन है 1813 का चार्टर एक्ट, दूसरा है जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, तीसरा है प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि 1, 2 और 3 तीनों बिल्कुल सही हैं। यह क्वेश्चन IAS प्री 2018 में पूछा गया है। इसका विश्लेषण देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया तथा पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपये खर्च करने के प्रावधान को अपनाया गया। 1823 में ईस्वी में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये देने यानी कि ग्रांट की थी। समिति में 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक 1828 से लेकर के 1835 के शासनकाल में 7 मार्च 1853 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थकों के नेता ट्रेविलियन थे, जबकि H.T. प्रिंसिप प्राच्य शिक्षा के समर्थकों के नेतृत्व करता थे। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। UP ROARO मेंस 2017 में पूछा गया है। इसका विश्लेषण है, 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था, जबकि 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे।
दोस्तों, अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल जॉइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस पर कमेंट भी कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। इसी प्रकार की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। दूसरा कथन है, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। तीसरा कथन है, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कथन केवल 1 और 2 सही हैं। इसका विश्लेषण है, चार्टर एक्ट 1813 द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार चीन और चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा, समाप्त कर दिया गया। साथ ही इस एक्ट के माध्यम से कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ भी किया गया। इस एक्ट से हालांकि कंपनी को आगे 20 वर्षों के लिए इन क्षेत्रों का अधिकार और राजस्व सौंपा गया, तथापि यह ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता के प्रतिकूल नहीं होना था। इस प्रकार प्रश्नगत कथन 1 और 2 सही है, परंतु कथन 3 सही नहीं है, क्योंकि भारत का राजस्व 1858 ईस्वी के अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में लाया गया। जब ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री के अधीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद बना तथा विशेषकर राजस्व प्रशासन में उसकी सहायता के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा, चार्टर एक्ट 1833। इसका विश्लेषण है, चार्टर एक्ट 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा संख्या 87 थी, जिसमें यह कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, वर्ण अथवा इन में से किसी एक कारणवश अब कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जाएगा। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 1833 एक्ट की यह धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य आधार बनी। आगे आपका रिवीजन नोट्स है, ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम, यानी कि 1858 से लेकर के 1947 तक का टाइम पीरियड इसमें हम अभी देखते हैं। इसमें देखते हैं, ब्रिटिश संसद के भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। गवर्नर जनरल को अब भारत का वायसराय कहा जाने लगा, यानी कि इसी के अंतर्गत गवर्नर जनरल को अब भारत का वायसराय भी कहा जाने लगा, जो ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बना। इस अधिनियम द्वारा भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया। भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा, यानी कि 1861 के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। इस अधिनियम द्वारा मद्रास एवं बम्बई की प्रेसिडेंसियों को पुनः विधायी शक्तियां देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई। इसने वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया, जो अधिकतम 6 माह की अवधि तक प्रभावी हो सकता था। भारत परिषद अधिनियम 1892 के माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से 6 दिन की पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया, परंतु पूरक प्रश्न पूछने तथा मतदान करने का अधिकार नहीं था। सीमित
अर्थों में निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता थी। भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। इसके तहत वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को पहली बार प्रथम सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा की पहली बार शामिल, यानी कि सबसे पहले किसको शामिल किया गया था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को किया गया। इस अधिनियम ने केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायिनी शक्ति को बढ़ा दिया। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल जॉइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पसंद आ रही है तो कमेंट भी कर दीजिए और लाइक भी कर लीजिए। आगे देखते हैं। परिषद के सदस्यों को बजट एवं लोकहित के विषयों की विवेचना करने, प्रस्ताव लाने तथा प्रश्न पूछने के साथ पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। इसमें पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए इसे सिखों, भारतीय, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों के लिए भी लागू किया गया। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई। इस अधिनियम के द्वारा सभी विषयों को केंद्र तथा प्रांतों में बांट दिया गया। द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल समस्त ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकती थी। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। प्रांतीय विषयों को दो भागों, आरक्षित तथा हस्तांतरित विषयों में बांटा गया। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया। इसके अंतर्गत एक आयोग का गठन किया जाना था, जिसका कार्य 10 वर्ष बाद इस अधिनियम की समीक्षा करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। भारत में मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित जातियों, महिलाओं और श्रमिकों को इसमें सम्मिलित किया गया। इसी अधिनियम के तहत वर्ष 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इस अधिनियम द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया तथा दो नए प्रांतों सिंध और ओडिशा का निर्माण हुआ। इसके तहत कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित किया। इसने वायसराय का पद समाप्त कर दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया। इसके अंतर्गत ब्रिटिश शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया गया। दोस्तों, मैंने इसका रिवीजन नोट्स आपके सामने रखा। अब इसी टॉपिक से संबंधित कुछ PYQ दिए गए हैं, उनको देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल जॉइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर पसंद आ रही है तो कमेंट भी कर दीजिए और लाइक भी कर लीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892। इसका विश्लेषण है, 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम ने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की। इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था। इस अधिनियम के तहत 6 दिन की पूर्व नोटिस पर कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई, परंतु पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। अगला क्वेश्चन है,
ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की स्थापना निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, मार्ले मिंटो सुधार 1909 में। आगे देखते हैं, इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन यानी कि विश्लेषण है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार 1909 द्वारा ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, जिसके तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ना तो भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा की गई, ना ही भारत सरकार अधिनियम 1909 के द्वारा की गई, और ना ही भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा की गई। इसका विश्लेषण देखते हैं। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस गिवियर थे। उपर्युक्त दिए गए विकल्पों में भारत सरकार अधिनियम 1935 नहीं होने के कारण विकल्प डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा 1937। अगला क्वेश्चन है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल जॉइन विद रोजगार शाला को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट भी कर सकते हैं और लाइक भी कर लीजिए। इसका विश्लेषण देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन का उपबंध 1919 के अधिनियम द्वारा किया गया था। केंद्र में द्वैध शासन के अंतर्गत यानी कि द्वैध शासन के तहत संघीय विषयों को दो भागों में बांटा गया। पहला आरक्षित यानी कि रिजर्व्ड और दूसरा हस्तांतरित ट्रांसफेरेड सब्जेक्ट्स। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1935। इसका विश्लेषण हम पहले वाले क्वेश्चन में देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता या विशेषताएं हैं? पहला है प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। दूसरा है मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था। और तीसरा है केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। केवल 1 और 3 सही हैं। तो इसका विश्लेषण देखते हैं इस क्वेश्चन को, यानी कि यह क्वेश्चन IAS प्री 2012 में पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका विश्लेषण है, भारत शासन अधिनियम 1919 ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित अधिनियम था, जिसका उद्देश्य भारतीय शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना था। इस अधिनियम को भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू एवं वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा राज्यों में द्वैध डुअल शासन की स्थापना की गई, जिसके तहत प्रत्येक राज्य में राज्य के प्रशासनिक विषयों को 2 श्रेणियों में बांटा गया। नंबर आ में आता है आरक्षित एवं बा में आता है हस्तांतरित। आरक्षित विषय प्रांतीय गवर्नर एवं उसकी कार्यकारी परिषद के तहत रखे गए, जबकि हस्तांतरित विषयों का उत्तरदायित्व प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों को सौंपा गया। साथ ही केंद्र और प्रांतों के मध्य भी शक्तियों का बंटवारा संघीय एवं प्रांतीय विषयों के रूप में किया गया। जहाँ तक मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था का प्रश्न है, तो यह प्रावधान 1909 के अधिनियम में ही कर दिया गया था। 1919 के अधिनियम में यह व्यवस्था न केवल जारी रही, बल्कि इसे सिखों,
यूरोपियों, भारतीय ईसाइयों एवं एंग्लो इंडियनों के लिए भी विस्तारित किया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1919। इसका विश्लेषण देखते हैं। ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत प्रारंभिक रूप से भारत सरकार अधिनियम 1919 से हुई, जिसे 1935 के भारत सरकार अधिनियम से विस्तारित और स्थापित किया गया। ज्ञातव्य है कि झारखंड लोक सेवा आयोग ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी माना था, जिसे संशोधित उत्तर कुंजी में परिवर्तित कर विकल्प डी किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। इसका विश्लेषण है, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई। ऊपरी सदन राज्य परिषद काउंसिल ऑफ स्टेट अवधि प्रथम बैठक से 5 वर्ष कहलाता था। इस अधिनियम की धारा 18 के तहत इसके 60 सदस्यों में से अधिकतम 20 सदस्य सरकारी हो सकते थे। निचला सदन केंद्रीय विधानसभा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली अवधि प्रथम बैठक से 3 वर्ष कहलाता था तथा भारत सरकार अधिनियम 1919 की धारा 19 के तहत इसमें मूलतः 140 सदस्यों का प्रावधान था, जिसमें से 100 निर्वाचित तथा 40 मनोनीत, जिसमें से अधिकतम 26 सरकारी होने थे। ज्ञातव्य है कि 1919 के अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु बने नियमों के तहत राज्य परिषद के 60 सदस्यों में से 33 के निर्वाचित तथा शेष 27 के मनोनीत होने का प्रावधान किया गया, जबकि केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर पहले 143 यानी कि 102 निर्वाचित प्लस 41 मनोनीत तथा फिर 145 में से 104 निर्वाचित प्लस 41 मनोनीत कर दी गई। उल्लेखनीय है कि दोनों सदनों में मनोनीत सदस्यों में से एक बराड़ से निर्वाचित होने वाले सदस्य भी थे, जिन्हें गवर्नर जनरल मनोनीत करता था। बराड़ से मनोनीत होने वाले सदस्य के निर्वाचित होने के कारण अनेक उल्लेखों में से उसे निर्वाचित सदस्यों की संख्या में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन है, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1919 एक्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला कथन है, 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संतुति की गई। दूसरा कथन है, 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल दूसरा कथन सही है। इसका विश्लेषण देखते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के रूप में अविहित भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था, परंतु यह सीमित वर्गों की महिलाओं के लिए ही था और सभी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। इस प्रकार कथन एक सही नहीं है। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित वर्गों, महिलाओं और श्रमिकों के लिए पृथक निर्वाचक मंडलों का प्रावधान करते हुए विधानमंडल में स्थान आरक्षित किए गए थे। इस प्रकार कथन 2 सही है। अगर दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल जॉइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट भी कर सकते हैं और लाइक भी कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें पहला कथन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। यह कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। यह बात भी बिल्कुल सही है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। इसका विश्लेषण देखते हैं।
भारत में आधुनिक मेरिट आधारित सिविल सेवा यानी कि आईसीएस का प्रारंभ 1854 में लंदन में सिविल सेवा आयोग की स्थापना से हुआ तथा 1855 से इस हेतु प्रतियोगी परीक्षा लंदन में ही आयोजित की जाने लगी। भारतीयों की लगातार मांग के बावजूद यह परीक्षा भारत में न होकर लंदन में ही होती रही। अंततः भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के अनुरूप वर्ष 1922 से आईसीएस की परीक्षा भारत में भी होनी प्रारंभ हुई, पहले इलाहाबाद में तथा बाद में दिल्ली में। 1930 के दशक के अंत तक यूरोप वासियों की उपलब्धता भारतीय सिविल सेवा में कम होती गई तथा इस सेवा में 1941 तक स्पष्ट रूप से भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक हो चुका था। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय विधानसभा का या के निम्नांकित में से कौन सा से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ या फिर हुए? इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्नगत वर्षों में से वर्ष 1926 और वर्ष 1945 का केंद्रीय विधानसभा चुनाव भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ। अगला क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1945। इसका विश्लेषण है, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका केंद्रीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन वर्ष 1945 में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका विश्लेषण है, यद्यपि ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 के भारत परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी, तथापि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति अनुच्छेद 123 भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 एवं 43 से प्रेरित है। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल जॉइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट भी कर सकते हैं और लाइक भी कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। इसका विश्लेषण देखते हैं। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रवृत्त किया गया। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था। साथ ही यह भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रावधानों में से सबसे जटिल दस्तावेज था। इसी अधिनियम में भारत संघ की स्थापना, संघीय न्यायपालिका, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन आदि की व्यवस्था की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किस में उल्लिखित योजना पर आधारित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका विश्लेषण देखते हैं। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लिखित योजना पर आधारित था। इस अधिनियम की 7वीं अनुसूची में संघीय, राज्य और समवर्ती सूची में विषयों का विभाजन किया गया था। इसके अतिरिक्त प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया था, जो प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। इस संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों एवं देसी रियासतों से मिलकर होना था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थीं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा,
अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे? इसका विश्लेषण हम पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, 1935 के अधिनियम द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में। इसका विश्लेषण हम पिछले वाले क्वेश्चन में देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, दोस्तों अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल जॉइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट भी कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, जिससे कि आपके साथ साथ उनकी भी हेल्प हो सके, क्योंकि ये सारे के सारे PYQ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो घटना चक्र की सीरीज़ हैं ये इतनी महत्वपूर्ण सीरीज़ हैं कि यहाँ से हर बार स्टेट PCS हो या कोई वनडे एग्ज़ाम हो, क्वेश्चन रिपीटेशन के द्वारा, दोहराव के द्वारा आते रहते हैं। तो इस सीरीज़ पर लगातार काम करते रहें, इसको लगातार देखते रहें, जिससे कि आपका रिवीजन हो सके और रिवीजन के साथ साथ प्रैक्टिस भी हो सके। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन है, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थीं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, गवर्नर जनरल को। इसका विश्लेषण हम पहले वाले क्वेश्चन में देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, केंद्र देश के लिए लिखित संविधान। इसका विश्लेषण देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 में देश के लिए लिखित संविधान का उल्लेख नहीं था। भारत के लिए संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। अन्य तीनों विकल्प भारत शासन अधिनियम 1935 में समाहित थे। अगला क्वेश्चन है, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, क्योंकि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। इसका विश्लेषण देखते हैं। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 के भारत शासन अधिनियम पर आधारित है। इस अधिनियम के मुख्य उपबंध इस प्रकार हैं। नंबर 1, संघात्मक सरकार की स्थापना। नंबर 2, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना। नंबर 3, प्रांतों में द्वैध शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना। और नंबर 4, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल। नंबर 5, प्रांतीय शासन व्यवस्था। नंबर 6, प्रांतीय विधानमंडल। और नंबर 7, केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन। तथा नंबर 8, फेडरल न्यायालय की स्थापना आदि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसका विश्लेषण है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रावधानों के अनुरूप वर्ष 1937 में बर्मा को भारत से अलग किया गया था। दोस्तों मैंने इस टॉपिक के भी सारे PYQ को आपके सामने रखा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही हैं तो आप मेरे YouTube चैनल जॉइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी प्रकार सारी की सारी घटना चक्र को आपके सामने लाता रहूँगा और MCQ यानी कि PYQ के साथ साथ रिवीजन नोट्स भी आपको कराता रहूँगा, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी हो सके और रिवीजन भी हो सके। दोस्तों आप केवल घटना चक्र की जो पूर्वालोकन आती हैं उनको ही पढ़ लेंगे तो GS के अंदर आपकी इतनी कमांड हो जाएगी कि GS का कोई भी क्वेश्चन आप एग्ज़ाम के अंदर नहीं छोड़ पाएंगे। तो इसलिए आप घटना चक्र की सारी सीरीज को फॉलो करते रहें और मेरे साथ रिवीजन और PYQ की प्रैक्टिस करते रहें। मैं इसी प्रकार की वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तो फिर मिलते हैं आगे इसी प्रकार की एक वीडियो में। आगे वाली वीडियो में मैं आगे वाले टॉपिक को कराऊंगा।
तो तब तक के लिए व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।